गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम POT के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि CTS, CITS, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ के साथ NTA UGC नेट जो जून 2020 में है, उसके लिए भी जो पेपर 1 है उसके अंदर ये मिक्स क्वेश्चंस आपके काम आएंगे काफ़ी। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज 15 क्वेश्चन। तो CITS क्वेश्चन बैंक में ट्रेनिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं, जो कि 300 क्वेश्चंस हैं थ्योरी लेवल 1 के। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शंस है हमारे 2009, 2011, 2013 और 2015। तो सही आंसर है हमारा वो है 2009 में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2009 में हुई थी ये, और ये क्या थी, एक NSDC क्या है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कहलाती है। और इसको सेक्शन 25 के तहत, कंपनी एक्ट के तहत 1956 के अंदर इसको इसका जो कंपनी एक्ट था 1956, उसके अंडर इसको आगे डेवलप किया गया था। सो NSDC हमारी 2009 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन? हमेशा से ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये ध्यान रखिए कि इन्होंने क्या पूछा है हमसे, नॉट। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ये ध्यान रखते हैं कि पैरामीटर्स पूछे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उन्होंने पूछा जो पैरामीटर नहीं है वो उत्तर होना चाहिए, वो आंसर होना चाहिए हमारा। तो यहाँ इन्होंने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है, इनफॉर्मल एजुकेशन का पैरामीटर नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं अब हम। नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम बाउंड प्रोग्राम टू बी फॉलोड, निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम का पालन नहीं किया जाता है। गाइडेंस इज असेंशियल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड ऑब्जर्वेंस, अनुभव, सामाजिक संवाद और अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और आखिरी है हमारा, चॉइस ऑफ फील्ड इज अवेलेबल, क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा डी है वो तो है हमारा आंसर। अब हमने ये भी देखना है कि हमारा आंसर जो है ये डी है वो क्यों है ना। ये क्या है, नॉट, ये इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ इन्होंने क्या चीज़ बोली है। अच्छा, ये 3 क्यों है हम ये देखेंगे। गाइडेंस असेंशियल है, हम सबको पता है, और वो सोसाइटी से हमें मिल जाती है। बाहर हमारे कोई भी नियर एंड डियर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, या कोई भी बाहर सोशली होता है, उनसे हमें मिल जाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन ही है। कोई भी बाउंड नहीं होता, प्रोग्राम का बाउंड नहीं होता, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन के अंदर क्या बताते हैं कि हमें, जैसे फॉर्मल एजुकेशन जो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं कि 1 साल का समयबद्ध होता है और एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इनफॉर्मल है ये भी, ठीक है। और एक्वायर थ्रू एक्सपीरियंस, हम जितना बाहर जाएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना बात करेंगे, जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितना एक्सपीरियंस लेंगे, उससे हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन बढ़ेगी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मल एजुकेशन होती है जो हमारी, हम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में करते हैं, तो वहाँ क्या दी होती है, चॉइस ऑफ फील्ड हमारी अवेलेबल होती है। गेट इट। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। थर्ड क्वेश्चन, information are stored inside the brain. Recalling some information from the brain due to the action of a certain stimuli is called. इन्होंने क्या पूछा है कि जो सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित होती है, कि हमारे दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन जितनी भी स्टोर्ड होती है एक निश्चित
उद्दीपन की क्रिया के कारक मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है। कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, हमेशा ही हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, अब हम अगर उसको कहते हैं ना कि याद करो याद करो, तो इट्स कॉल्ड रिकॉलिंग। ठीक है, हम कुछ इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग से अपने दिमाग के कुछ स्टिमुलाई के एक्शन से दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। रिटेंशन, अवधारण, एबिलिटी, योग्यता, रिकॉलेक्शन, पुनर्स्मरण या इमेजिनेशन, कल्पना। तो हमारा क्या आया, हमने क्या बोला था कि उसको दोबारा याद करना है, मतलब पुनर्स्मरण। उस चीज़ को हमें तो क्या करना है, दोबारा से स्मरण करना है, स्मरण में लेके आना है, याद में लेके आना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। B.K. Skinner's theory of learning through the consequences of our behavior is called। हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के B.F. स्किनर्स के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर जब हम B.F. स्किनर्स की थ्योरी की बात करते हैं, तो B.F. स्किनर्स ने कौन सी थ्योरी दी थी। उन्होंने जो थ्योरी दी थी, पहली बात तो इसमें इन्होंने ऑप्शंस दे रखे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन, क्लासिकल, प्लीज सॉरी फॉर हिंदी प्रोनाउंसिएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, वरेण्य अनुकूलता, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कार्यवाहक अनुकूलता, मॉडलिंग, इट्स मॉडलिंग। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है वो है हमारा सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। लेकिन हम यहाँ पर सबके बारे में जानेंगे कि बाकियों का भी क्या मतलब होता है। हमारे इन क्वेश्चंस को करने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि जो आंसर है और जो क्वेश्चन है हम उसको मिलाएंगे, हम ये भी देखेंगे बाकियों का क्या मतलब है, ताकि किसी और तरह के क्वेश्चन में हम इसको लिख सके, अप्लाई कर सके। तो B.K. स्किनर्स के लिए जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसका क्या मतलब होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी होती है वो बिहेवियरल साइकोलॉजी की थ्योरी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक रोल ऑफ एनफोर्समेंट को कंडीशन किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। मतलब कि इसको आप सरल भाषा में इस हिसाब से समझिए कि हमें एम्फसाइज मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना। तो इन्होंने यहाँ क्या बोला, कॉन्सिक्वेंसेस बोला है ना, थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर बिहेवियर। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या, फिर तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आना चाहिए, लेकिन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि कई हमारे काम करने के ऐसे होते हैं, हमने कोई अच्छा काम किया तो हमें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड, और अगर हमने गलत काम किया तो क्या मिलेगी, हमें पनिशमेंट। तो उस केस के अंदर हमारा जो आंसर है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव मतलब एडिशन कर रहे हैं हमारे रिवॉर्ड्स, हमारे अच्छे बिहेवियर से रिवॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा पर्पस है लाइवलीहुड का, ठीक है, मतलब रहने का और हमारा अच्छा कोई भी काम करने का, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जो क्या होता है, दो स्टिमुलाई से मिलके एक रिपीटेड पेयर होता है। मतलब कि एक तो बायोलॉजिकल हम कोई भी काम कर रहे हैं और साथ में एक न्यूट्रल हमारा स्टिमुलाई उसके साथ वर्क करता है। एंड लास्ट हमारा है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। मॉडलिंग को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारी ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जब हम किसी और को देख के सीखते हैं, किसी और को देख के समझते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्स इन पॉजिटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम में अनुक्रिया का अवयव नहीं है। क्या चीज़ पूछी है इन्होंने कि नॉट, यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, समझना है कि इन्होंने नॉट पूछा, कौन सा एलिमेंट नहीं है हमारा कि पॉजिटिव लर्निंग का। फिजिकल, एनवायरमेंटल, पर्यावरण, फिजिकल भौतिक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, मेंटल मानसिक। तो अब देखिए नॉट पूछा है, अब हम यही बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट है। तो फिजिकल एलिमेंट होता है, तभी तो आप याद कर सकते हो क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट हो, आपका फिजिक जो है वो पॉजिटिव रहता है। साइकोलॉजिकली दिमाग प्रेजेंट रहता है, तब भी हमारा पॉजिटिव लर्निंग रहती है। और मेंटलिटी भी, मेंटल भी हमारा वही रहता है। तो एनवायरनमेंट, आप बाहर भी पढ़ सकते हो, आप जो पढ़ना चाहें वो शोर में भी पढ़ सकते हैं, आप किसी भी एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हो,
ठीक है, तो वो हमारा कोई मेन एलिमेंट नहीं होता लर्निंग के लिए। यहाँ पर लर्निंग की बात कर रहे हैं, याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी ध्यान से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम का मुख्य विशेषण नहीं है। यहाँ पर भी अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं। अब ये होता क्या है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है क्या बेसिकली ना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके, और हम ये भी देखेंगे कि इसमें से ही हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कैसे डेवलप होते हैं, ये देखते हैं। तो अब मैस्लो ने क्या किया था, मैस्लो ने हमें कुछ एक नीड्स थ्योरी दी थी, एक थ्योरी दी थी। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए है हमारा, ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय नीड्स, कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हमारी नीड्स। पहले हम एक्चुअली इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। मैस्लो ने हायरार्की की क्या, मैस्लो ने नीड्स की क्या थ्योरी दी थी, इसने 5 दी थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जैसे हम हैं हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर स्टीम का मतलब होता है स्ट्रेंथ हो गई, स्टेटस हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उसे स्टीम बोलते हैं। लव एंड बिलोंगिंग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, केयर, लव, ये सब लव एंड बिलोंगिंग के अंडर आता है। फिर आती है हमारी 4th है सेफ्टी नीड्स, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, ये सब। एंड लास्ट है हमारी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आएगा, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारी हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी है। सो यहाँ पर अब कौन कौन सी होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। इट्स फिजियोलॉजिकल नॉट साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पर अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय नीड्स, जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो किससे मोटिवेटेड है, नीड्स से। एन इंडिविजुअल बिहेवियर एट एनी टाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर नीड्स एट दैट टाइम, उसकी किसी भी वक्त क्या है, नीड्स उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, यस वो मोटिवेटेड होता है अपनी नीड्स के कारण। अगला है सेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट बिहेवियर एंड अनसेटिस्फाइड नीड फेल टू डोमिनेट और इन्फ्लुएंस एक्शन। संतुष्ट आवश्यकताएं अभिप्रेरक व्यवहार और असंतुष्ट आवश्यकताएं हावी होने या कार्यों को प्रभावित करने में विफल रहती है। अब देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है ना, कि अगर हमारी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करती है, और अगर अनसेटिस्फाई रहती है तो हमें फेल कर देती है, हम फिर डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल भी क्या है, सच नहीं है और बिल्कुल भी सही भी नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को छोड़ थोड़ी ना देते हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो भी क्या रहेगा, बी रहेगा। हम वैसे बाकी भी पढ़ लेते हैं इसके, क्या है, नीड्स कैन बी अरेंज इनटू अ हायरार्की लोएस्ट टू हाईएस्ट। मैंने अभी आपको 5 बताए हैं कि उसकी नीड्स थे और वो क्रम में ही बताए हैं। तो लोएस्ट से हाईएस्ट के ऊपर ही हम, हायरार्की मतलब ही क्या चीज़ होती है, जो चीज़ अपर से डाउन और डाउन से अबव एक ट्री के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। देन सेटिस्फैक्शन एट वन लेवल नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली लीड टू द नेक्स्ट लेवल एंड हायर ग्रुप ऑफ नीड्स। ये हमेशा ही होता है कि अगर हम एक लेवल पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अगले लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसलिए इसमें हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा था इसमें से 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ अरेंज हो रहे हैं। 7th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी द नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश लेवल्स। आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रमण के अनुसार आवश्यकताओं को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमने क्या बताया, 5। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड्स एंड physiological needs. So its answer is C, that is 5. 8th question लेते हैं हम। While analyzing the syllabus, job or experience by which skill can be acquired and developed is related to। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है।
डैश से संबंधित होते हैं। क्या क्या? डूइंग कार्य, नोइंग ज्ञान, बीइंग अस्तित्व, या ओरिएंटेशन अभिविन्यास। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डूइंग। कैसे, ये देखते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को एनालाइज करोगे, किसी चीज़ को जांचोगे, किसी सिलेबस को अच्छे से देखोगे, कार्य को, जॉब को और एक्सपीरियंस को, क्या करना पड़ता है? कुछ भी कार्य को करना पड़ता है, डूइंग करनी पड़ती है, ताकि क्या हो सके? हम क्या ले सके? एक्सपीरियंस ले सके। क्या हो सके? हमें एक्वायर कर सके और डेवलप कर सके। किसको? स्किल्स को। कब कर सकते हैं? जब हम किसी भी कार्य को करते हैं। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मैनी रेफरेंस मेथड्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस और कंटेंट, कोर्स कंटेंट। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितने संदर्भित विधियों का उपयोग किया जाता है? इन्होंने पूछा कि अगर रेफरेंस हम किसी भी चीज़ का लेते हैं, जब हमें एनालाइज करना होता है, मतलब हमें देखना होता है, जांचना होता है, परखना होता है किन्हीं भी चीज़ों को, तो अगर हम सिलेबस को ही, यहाँ पर इन्होंने पूछा सिलेबस या किसी भी कोर्स के कंटेंट को हम जांच परखना चाहते हैं, तो हमें कितने रेफरेंस उठाने पड़ेंगे? ऑप्शंस है 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 2। हम दो चीज़ों का ही तो ये देख सकते हैं ना, बैलेंस करके देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कौन सा कितना ज़्यादा अच्छा है और कौन सा किस हिसाब से क्या चीज़ हमारी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन अ मोटर कार ड्राइवर डैश ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों का क्या होना चाहिए? मस्ट नो, आवश्यक जानना चाहिए, शुड नो, जानना चाहिए, कुड नो, जान सकता है, या वुड नो, जान सकता था। सो क्या आंसर होगा? मस्ट नो, कि किसी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसी भी रेफरेंस इंफॉर्मेशन, अब अगर कोई मोटर कार ड्राइवर है तो उसको ड्राइविंग टेक्निक्स को क्या होगा? आवश्यक जानना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। द टीचर and in the distance learning program of DGT is known as। DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डैश के रूप में जाना जाता है? स्टूडियो, स्पोक, क्लासरूम या रिमोट सेंटर। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है स्टूडियो। लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। क्लासरूम का मतलब आप सब जानते हैं, ठीक है, कक्षागृह होता है जहाँ पर आप लोग अभी तक लॉकडाउन से पहले पढ़ रहे थे। तो उसके अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडियो की, तो क्या होता है? ये एक हब होता है जिसमें टीचर एंड ट्रेन करता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या पूछा है? टीचर एंड। ठीक है, अच्छा, स्पोक क्या होता है? अगर आपके पास आ जाए स्टूडेंट्स एंड, तो आपका आंसर क्या आएगा? स्पोक आएगा। ठीक है, और ये किसका एंड क्या करता है? जो विच इज़ अ रिमोट सेंटर, जो कि रिमोट सेंटर हो। क्लियर? नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इफेक्ट्स ऑफ डैश इज पुअर ड्यू टू द लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण डैश का प्रभाव खराब है। अब अगर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर टीचर और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन, बातचीत आपस में कम होगी, तो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा खराब इफेक्ट पड़ेगा? हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, संकर दृश्य शिक्षा कार्यक्रम, सिंक्रोनियस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, या असिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, या फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका हमारा क्या आंसर होएगा? हमारा सही आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। तो असिंक्रोनाइज क्या होता है? जो सिंक में नहीं होता, जो अतुल्य होता है, जिसका नहीं पता होता कि किस टाइम क्या काम चल रहा हो। तो किसी भी तरह का अगर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जो सिंक में ही ना हो, तो वो हमारा क्या करेगा? वो किस वजह से होगा?
अब सपोज़ कीजिए एक टीचर है, ठीक है, वो अपनी क्लास ले रहा है और उसने स्टूडेंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो वो उनके आपस में बीच में तालमेल नहीं बैठा, है ना, इस वजह से हुआ, इसलिए हमारा सी आंसर है। फिक्स टाइम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंक्रोनाइज टाइम होगा तब भी कोई नहीं होगा, और हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम तो ये ऑलरेडी है ही। 13th क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद में एक अधिनियम द्वारा डैश में की गई थी। 1985, 1986, 1987 या 1988। सही आंसर है हमारे यहाँ पर 1985। इस टाइम पे क्या था कि जो हमारी फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की इंदिरा गांधी, उनके नाम पे ये जो है यूनिवर्सिटी ये बनाई गई थी विद अ बजट ऑफ 20 मिलियंस बजट दिया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 14th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल एड। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है। विजुअल मतलब देख के, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर या ऑल ऑफ दिस। रेडियो हमें पता है, सुनते हैं हम। टेप रिकॉर्डर से भी क्या होता है, पहले आते थे ना टेप रिकॉर्डर जिसमें गाने चलते थे, तो उससे भी हम सुनते थे। स्लाइड प्रोजेक्टर तो सबने देखा होगा अपने कॉलेजेस के अंदर, उसमें क्या होता है, हम देखते हैं। तो इन्होंने यही बोला, विजुअल पूछा है, तो इसलिए हम क्या देंगे यहाँ पर, सी हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है। मैग्नेटिक बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो हमें क्या पता है कि हमारा यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे डिस्प्ले बोर्ड कहलाते हैं। तो ये थे हमारे आज के 15th क्वेश्चन। होपफुली आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि एमएस फैशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकें और स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आप पूछ सकें। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।